गरीब आदमी तक, झोपड़ियों में रहने वाले तक भी बात पहुंच रही है कि इन लुटेरों के हाथों से अब मुल्क की किस्मत और तकदीर नहीं बदलेगी। साहब इसी पे बात करते हैं। जनरल साहब, राजा साहब का कहना यह है कि ये जो इस वक्त सेटअप है, जो कंपोजिशन है, ये डिलीवर नहीं कर सकेगी। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए जी, डिलीवर तो जिसे कहते हैं ना कि इट इज नॉट द गन, इट इज मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। ये है एक मुहावरा जो बड़ा सच्चा है कि आदमी की अगर कमिटमेंट हो, आदमी यही आदमी है ना, हर 16-17 करोड़ आदवान में से यही आदमी है। अगर ये आज फैसला कर लें कि हमने अपने मफाद की बात नहीं करनी, हमने अमेरिका के मफाद की बात नहीं करनी, बल्कि हमने मुल्की मफाद की बात करनी है, तो मैं समझता हूं, ये मेरी समझ से कहा सर, तो मैं कैसे हो सकता है कि ये इस सिचुएशन पे कंट्रोल क्यों ना कर सकें। ठीक, हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम अपने जितने, अभी देखिए आप, ये अपने मफाद के लिए जब ये हुकूमत थोड़ी सी डोली तो हमारे वजीर आजम साहब तशरीफ ले गए, हर एक के पास तशरीफ ले गए। अगरचे मैं समझता हूँ कि लीडर की ये भी क्वालिटी होती है कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसको करने के लिए, तो एक लीडर की क्वालिटी है काम करने के लिए। लेकिन आप देखिए, इससे जाहिर होता है साहब कि जब अगर आप इस तरह का मफाद को हल कर सकते हैं तो आप मुल्की मफाद को हल क्यों नहीं कर सकते? ठीक, आप क्यों नहीं इस दायरे से बाहर निकलते और अपने मुल्की मफाद को आप हल कर कीजिएगा। हम आज ये फैसला कर लें कि हमने ये करना है, तो मैं कोई वजह नहीं देखता कि यहाँ पे काम करने से। मैं नहीं जानना चाहूंगा, अब नून लीग है, उसको अवाम का पूरा मैंडेट है, पीपल्स पार्टी को मैंडेट है, अब ये भी अगर ये हल नहीं करने की अहलियत रखते तो फिर कौन है? नहीं, देखिए बात यह है कि ये एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि अगर आप काम डिलीवर नहीं कर सके, मसलन आप उस स्टैंडर्ड पर नहीं आ सके, मसलन ये हुकूमत नहीं आ सकी, तो हुकूमत को चाहिए कि ये इसको किसी दूसरे को आखिर कोई आए नहीं। अगर हमें बात करें पिछले दौर में भी हुकूमत नहीं, देखिए हम क्यों एजम्पशंस पे काम करते हैं? अभी ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, ये जो एजम्पशन है ना कि हम समझते हैं कि अभी कोई आज इसके बाद जो जाएंगे तो वही लोग वापस आ जाएंगे उसी जगह के ऊपर। आखिर ये देखिए, किसी जमाने के बीच में 3/4 मेजोरिटी थी नून लीग की थी, अब उनके पास एक सूबे के बीच में वो भी कोलिशन गवर्नमेंट है। तो ये नहीं हम कह सकते इस चीज के बारे में, हमें एजम्पशन पे नहीं रहना चाहिए। मेरा ख्याल है जो रोल अब इस वक्त जो मीडिया अदा कर रहा है, जिस तरीके से लोगों को कॉन्शियस किया जा रहा है, से तो हर यानी हुकूमत भी नाराज रहती, जो भी पार्टी हुकूमत में आती है वो तो मीडिया जाहिर है कि जब आपको बात करेंगे हुकूमत की, जो हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है अपने मुल्क के अंदर, उनका जो लोग, आप ये बताइएगा मुझे, जो कि कैरी लुगर बिल आप पढ़िएगा, आप जब शुरू में जब आया है, जिसके बीच में उन्होंने कहा जी कि हम आपको $1.5 बिलियन 5 साल के लिए यहां पे देंगे, उसकी पहली शिफ्ट आपकी जो है वो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर है। जब आप उनको असिस्ट कर रहे हैं, आप पैसा वहां से मांगते हैं, आपका बजट नहीं बनता। वो बजट इसलिए बनता कि आपका रेवेन्यू जो है वो आप कलेक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते, आप रहते हैं। जब देखिए कितने सैरें होती हैं, मैं तो उसको सैर कहता हूं, जो कि सारे के सारे वजीर किसी जगह जा रहे हैं, वहां पर चले गए। अभी प्रेसिडेंट साहब वहां कराची में बैठे हुए हैं, सारी की सारी अम्मा जितना है वहां पे हुकूमत का जो सीट है वो इस्लामाबाद में है, वो जाके वहां बैठ के सारी दुनिया वहां चली गई। ये पैसा इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ नहीं। लेकिन ये तो माजी में भी होता रहा, चाहे इसीलिए हम उससे तो सबक नहीं सीखते, हम नहीं सबक सीखते। उसी चीज को ड्रोन का क्या हुआ है, मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस किया इस हुकूमत ने, जो कि डेमोक्रेटिक हुकूमत है, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनकी पार्लियामेंट है, उन्होंने भी उसको चेंज नहीं किया। राइट। जैसे मैं इजाज़ साहब से भी पूछूंगा, इजाज़ साहब बात वही आ गई, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और वो आपस में कह रही है कि जी वज़ीर आज़म मजबूत हैं, ताकतवर हैं, वो मसाइल का हल करेंगे। 45 डेज भी दिए हैं, लेकिन कोई ऐसी डेडलाइन भी नहीं दी, खुद भी क्लियर किया अल्टीमेट। हम ये देखते हैं कि अगर हम दूसरी जमातों को भी ले लें, हमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उन जमातों में नजर आता है, थोड़ा सा मैं मौजूद हल्का से चेंज करके इस बात पर करूंगा, शख्सी जो डोमिनेशन है किसी या किसी खानदान की डोमिनेशन पार्टी में इतनी स्ट्रांग है कि ये सिस्टम नहीं। मास व जमात इस्लामी में हमें एक सिस्टम नजर आता है। पाकिस्तान की अगर कोई सियासी जमातें जितनी भी निकालें, वैसे एक जमात इस्लामी मैं यहाँ जरूर कहूंगा ऐसी है, तमाम बातों के बावजूद कि उनके अंदर वो आपको ना तो किसी फैमिली का ना किसी शख्स की डोमिनेशन नजर आती है। थोड़ा सा इनके में भी हमें ये चीज नजर आती है। लेकिन आपके तरीके इंसाफ की हम बात कर लेते हैं। अगर आप खान साहब के पास बात तो करते हैं, लेकिन एजेंडा वो भी कोई नहीं दे सके आज के कौम को कैसे इस क्राइसिस से निकालेंगे। खान साहब भी वन मैन शो है, उनकी पार्टी भी, नीचे कोई ऐसा सिस्टम उनके भी मौजूद नहीं है। कौन आएगा फिर? अच्छा, पहले तो मैं ये आपसे अर्ज करूं कि ये जितनी हुक्मरान पार्टियां हैं ना, वो शमूल MMA के इस वक्त भी हुक्मरान पार्टी है, मैं उसको बयान कर चुका हूं। ये सारी स्टेटस को पार्टी हैं, इनके सब के मफादात हैं बैरूनी दुनिया और बैरूनी मुल्क के अंदर। इनके सारे लीडरों के जायदादें, दौलत, औलादें, इनके इंडस्ट्री, इनका सरमाया सारा बाहर पड़ा हुआ है। ठीक, इसलिए ये कभी अपनी जात और अपनी खानदान से उठ के
قوم کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے. اور جو اس وقت پاکستان کے اندر لوگ ہیں جماعت اسلامی بھی شامل ہے اس سے جو میں نے کہا ہے وہی ہے. ٹھیک ہے, سارے ہی ہیں. ٹھیک, جو میں نے کہا. چنانچہ یہ سارا جو سٹیٹس کو ہے نا جی, قوم اس سے تنگ آ چکی ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو انتخابات فروری 2008 میں ہوئے, تحریک انصاف نے تو اس میں حصہ نہیں لیا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں نا جی, اس کی وجہ تھی کہ ہم نے یہ سٹینڈ لیا تھا کہ عدلیہ جب تک بحال نہیں ہوتی ہم انتخاب میں نہیں جائیں گے, اور افتخار محمد چوہدری صاحب جب تک بحال نہیں ہوتے اور ایک آزاد الیکشن کمیشن نہیں بنتا اس وقت تک ہم انتخابات نہیں جائیں گے. یہ میاں نواز شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے تو وہ بے نظیر صاحب وہ منانے کے لیے مان کے آگے. چنانچہ اس کے بعد یہ ایک مختلف پاکستان ہے, یہ میڈیا کی وجہ سے مختلف پاکستان ہے. یعنی ہم سب ناراض آپ سے ہو جائیں نا جی, ساری سیاسی پارٹیاں, ساری حکومتیں, تو قوم یہ سمجھتی قوم آپ سے ناراض نہیں ہے. بہت ساری اچھی باتیں آپ کے ذریعے اور کوئی خراب بھی ہوں گی وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. اس لیے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 2007 سے پہلے پاکستان. اور 2008 کا جو انتخاب تھا نا وہ بھی ایک ہیجانی کیفیت میں ہوا تھا, وہ بھی کوئی سیٹلڈ, یعنی لوگ ایموشنلی یعنی پوری طرح وہ ایک ایسی خاص فضا کے اندر تھا کہ لوگ ٹھیک طرح اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکے تھے. اس لیے ہم ان انتخابات کے اوپر کوئی انحصار نہیں کرتے. ہم پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد پارٹی تھی جس نے صدر زرداری کو اس وقت سے کبھی صدر نہیں مانا. باقی سب پارٹیوں نے یہ تو بات ہی جاتا ہے ماضی کی. میں جانا چاہوں گا آپ کی بات, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی واحد نئی پارٹی ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ عوام کے اندر ایک زبردست پذیرائی رکھتی ہے. یہ بات میں پچھلے آپ نے 4-5 سال سے یہ عمران خان صاحب کی برملا اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جڑیں 4-5 سال سے تو ابھی تک انتخاب کا اگر کوئی موقع آیا میں اس بات سے بات کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں, لیکن اس گراؤنڈ ریئلٹی سے میں گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو شو کر دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضمنی انتخاب کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا, لیکن لاہور میں ایک ضمنی انتخاب ہوا پی پی 160 کا, 20,000 ووٹ تحریک انصاف نے لیا اور جیتنے والے نے 26,000 ووٹ لیا. ٹھیک ہے نا جی. چنانچہ میں تو اور فیکٹرز بھی بتائے جا رہے ہیں نا کہ ان کی جو مخالفت تھی جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ کی وہ ساری ان کو مل گئی نا. تو سوات میں اور اس کے بعد کرک میں تو وہ ہر جگہ ایک ہی حالات تھے. لیکن یہ ایک آپ نے پوچھا نا کہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹی بتائیں تو میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتائی ہے. یعنی لاہور کے 40% شہری علاقے کے اندر 70% ووٹ اگر تحریک انصاف کی طرف آ گیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی ریئلٹی تبدیل نہیں ہوئی, زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوئے. صرف ایک حلقے کے اوپر ہم بیس پہ کر کے لاہور شہر کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کا کلیم ہے نا, میں اس شہر کے اندر بتا رہا ہوں. 123 کا الیکشن بھی ہوا تھا, حکمران پارٹی کے مقابلے میں 10,000 ووٹ تحریک انصاف نے وہاں پہ لیا تھا. اس لیے یہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں. ایک گیلپ کا سروے جو میں آپ کو گزشتہ سال جون کا بتاتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ 60% وہ ووٹر کہ جنہوں نے پچھلے انتخاب میں ووٹ دیا تھا وہ کسی نئی پارٹی کی تلاش میں ہیں, وہ اپنی پچھلی پارٹیوں سے فیڈ اپ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نئی پارٹی یہ تو وہی ہوگی نا, معاویہ میں ووٹ مل گیا. دیکھیے بھی ووٹ نہیں ملا. میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں تحریک انصاف کے پاس ایسا کیا ایجنڈا ہے جو کہ موجودہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یا پرائم منسٹر اتنا مضبوط نہیں حل کر پا رہے. تحریک جو نجات جو آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس میں رول پلے کرے گی, اس پہ کام کر کے وہ عوامی مسائل کو حل کر سکتی ہے. ہاں چلو یہ تو اب ایجنڈے کے اوپر آ جائیں گے نا. پہلے آپ نے یہ تو اتفاق کر لیا کہ نیچے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. 40 لاکھ ووٹر پچھلے میں نے اتفاق نہیں کیا, وہ تو آپ کا موقف ہے. 40 لاکھ لوگ نیچے نئے ووٹر بن رہے ہیں, آپ کو یہ معلوم ہے نا. ٹھیک. اور اگر اس ملک کے اندر یہ نادرا کے شناختی کارڈ کے اوپر اور نادرا کے شناختی کارڈ کی بنیاد پر بنی ہوئی ووٹر لسٹوں کے اوپر ووٹ بنے گا تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں 80 لاکھ ووٹ لے کے تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. اچھا دوسرا میرا پوائنٹ تھا اب آپ آ جائیے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ایجنڈا ہے, کیا وہ دیکھیے لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے.
15-20 लीडर नहीं होते, और इमरान खान इस मुल्क का वो वाहिद लीडर है जिसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, यानी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो रोज टीवी के ऊपर आके मुल्क के हुक्मरानों को चैलेंज करता है, कोई उसकी बात का जवाब देने के लिए क्रेडिबिलिटी तो एमकेएम ने भी चैलेंज किया था और जमातों ने भी किया था। कोई क्रेडिबिलिटी को चैलेंज आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के घरों की दीवारें फैलाने को चैलेंज कहते हैं ना, तो मेरा ख्याल है लोगों को अपने घरों के अंदर राइट राजा साहब की तरफ चलते हैं। वो तरीके इंसाफ में बात ज्यादा होगी, वो कहते हैं कि जी सिर्फ हम ही हैं जो आ रहे हैं। क्या आप एग्री करते हैं कि ये दोनों जमातें रह जाएंगी और सिर्फ तरीके इंसाफ बाहर आ जाएगी? मैं नहीं समझता था या नहीं चाहता था कि यानी जमात इतनी बड़ी जमात इस वक्त यानी जमात इस्लामी इक्तदार में नहीं है, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं 80 लाख वोट लेके तो हुकूमत में बैठे हुए हैं लोग। राइट। अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट था कि अब आप आ जाइए कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या एजेंडा है, क्या वो देखिए लीडर तो एक ही होता है, 15-20 लीडर नहीं होते, और इमरान खान इस मुल्क का वो वाहिद लीडर है जिसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, यानी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो रोज टीवी के ऊपर आके मुल्क के हुक्मरानों को चैलेंज करता है, कोई उसकी बात का जवाब देने के लिए क्रेडिबिलिटी तो एमकेएम ने भी चैलेंज किया था और जमातों ने भी किया था। कोई क्रेडिबिलिटी को चैलेंज आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के घरों की दीवारें फैलाने को चैलेंज कहते हैं ना, तो मेरा ख्याल है लोगों को अपने घरों के अंदर राइट राजा साहब की तरफ चलते हैं। वो तरीके इंसाफ में बात ज्यादा होगी, वो कहते हैं कि जी सिर्फ हम ही हैं जो आ रहे हैं। क्या आप एग्री करते हैं कि ये दोनों जमातें रह जाएंगी और सिर्फ तरीके इंसाफ बाहर आ जाएगी? मैं नहीं समझता था या नहीं चाहता था कि यानी जमात इतनी बड़ी जमात इस वक्त यानी जमात इस्लामी इक्तदार में नहीं है, तहरीक इंसाफ भी एक अपनी जदोजहद कर रही है, तो हमारी आपस में ये जो है वो कंट्रोवर्शियल एक गुफ्तगू हो। लेकिन इजाज साहब ने बात की है तो मैं 2-3 बार जमात इस्लामी के बारे में मैं अर्ज करता हूं। मैं जी बात तो इन्होंने ये इरशाद फरमाई कि जी सारे स्टेटस को जमात इस्लामी के अंदर रहे, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जब उनको पूछा है, वजाहत की है कि जो आपने कहा जी दुनिया भर में बैंक बैलेंस दुनिया भर में जी सारे यहाँ ठीक है, इसका मतलब है। और तीसरी बात इन्होंने ये कही कि जी स्टेटस को बरकरार रखते हैं, और एक नई आवाज जो है वो इमरान खान साहब हैं। और फिर इन्होंने मिसालें भी दी हैं जो ज़िमनी इंतखाब की। अगर उन्हीं लोगों को लेके कि जिन लोगों से लोग तंग हैं और जो लोटे 4-4 मरतबा बने हैं, आपने एक नया इनकलाब उनके जरिए से पैदा कर देना है। यानी जिस कौमी हलके की इन्होंने मिसाल दी है, उस कौमी हलके के अंदर उस आदमी को इन्होंने कैंडिडेट बनाया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा पेट्रियाट के अंदर शामिल हुआ, काफ के अंदर फिर शामिल हुआ, फिर उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ में हो गया। वोट इन्हें पता है कि जी वहां पर उसके वोट थे, उसके चचा जो हैं वो पीपल्स पार्टी के थे, उनके वोट थे, वो फैमिली वोट था, वो फैमिली वोट थे। उसमें तहरीक इंसाफ का वोट क्या था? 1500 होगा, 2000 होगा। अब ये कि जी उससे ये एक इनकलाब की दस्तक महसूस कर रहे हैं, सुना रहे हैं। और फिर लोग तो वही है ना जी कि जिन लोगों से लोग तंग हैं उन्हीं को लेके आप कहते हैं जी हम सिस्टम बदल। इस तरह से जो इन्होंने 123 की मिसाल दी, उसमें भी मियां मिराजुद्दीन का खानदान है, ये खुद जानते हैं। यानी एक वो खानदान है कि हर पार्टी के अंदर रहा है, और उसके बाद ये कि वो एक बरस का वो खानदान है, उस खानदान के वोट थे, अब वो उसको तहरीक इंसाफ के वोट कह रहे हैं। फिर ये कि इस सारे मामले के अंदर ये बात कह देनी बड़ी आसान है, दूसरों के कंधे पे बैठ के इनकलाब लाया। मतलब ये नहीं कि ये इनकलाब कोई नहीं आया। यानी जमात इस्लामी ने कोई करप्ट आदमी नहीं लिया। जमात इस्लामी का हम इलेक्शन हारते रहे हैं, लेकिन कभी यूं नहीं हुआ कि हमने कैंडिडेट की काबिलियत के ऊपर कोई समझौते किए हों। और इसी तरह से ये बात कि आप जो कह रहे हैं कि जी बैरून मुल्क, आज आप बता के जाएंगे कौन से जमात इस्लामी के बंदे हैं कि जिनके बैरून मुल्क कौन से असासे हैं जो नाजायज है। का नाम ले, आप ये असासे बता रहे हैं, पता चल जाए किसी एक इसके साथ ये भी किसी के नाजायज असासे हैं मुल्क के अंदर हैं। यानी ये चैलेंज जो है ये हम कर सकते हैं अल्लाह के फजल, अल्लाह से डरते हुए। आप वो बता दें कि जमात इस्लामी किसी कर्जे वालों में हमारी लिस्ट है,
किसी कर्ज माफ कराने वालों में है, वालों में है, विकी लीक्स में है। यानी एक बात कर देना अच्छी बात नहीं है। मैं यानी एजाज साहब भाई हैं, हम इकट्ठे रहे हैं, हमारा पार्टी में भी आपके बुरे हैं जी हाँ। इसलिए ये कि आप बेशक जितनी मर्जी आप अपनी तारीफ फरमाएं, आपको हक पहुंचता है, लेकिन नहीं ना करें। नाज़रीन, यहाँ इजाज़ अहमद चौधरी साहब का कहना यह है कि बहुत सारी जमातें जो हैं, बल्कि सारी जमातों का जिक्र किया, उन्होंने खास तौर पर जमात इस्लामी का भी जिक्र किया कि जनाब सबके एसेट्स बाहर हैं, सब जो है कौम से मोहब्बत नहीं रखते अपने अपने चक्कर में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो कि फरीद प्राचा साहब भी यहाँ पर है। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ये जरूर इनसे ये सवाल करेंगे कि आपने इल्जाम तो लगा दिया, प्राचा साहब साथ मौजूद है, खुद ये भी जमात इस्लामी